we're going to start the RBC disorders from the pathoma. First of all, you should know what is anemia. Anemia क्या होता है? RBCs जो है वो हमारे कम हो जाते हैं तो उसको हम anemia कहते हैं, ठीक है. So reduction in the circulating RBCs. You know that हमारे blood vessels के अंदर RBCs होते हैं, अगर वो कम हो जाए नॉर्मल वैल्यू से तो उसको हम एनीमिया कहेंगे, ठीक है. और जब RBCs कम हो जाएंगे तो आपको पता है RBCs ऑक्सीजन कैरी कर रहे थे, अब वो कैरी नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा. जब हाइपोक्सिया हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी हमारी बॉडी के टिश्यूज़ को, तो वो वीक होना शुरू हो जाएंगे, फटीग होना शुरू हो जाएगी मसल्स की, डिज़निया स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज हमारे लंग्स को जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही, ठीक है. वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके लेवल ज़्यादा हो जाएगा, डिज़निया होगा, ऑक्सीजन नहीं आ रही बाहर से, और स्किन जो है वो पेल होना शुरू हो जाएगी, कंजक्टिवा जो है वो भी पेल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल हमारे पास जो है वो नहीं है ऑक्सीजन. और क्या होगा, हेडेक होगा. जब हमारी क्या होगा, ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो हेडेक हो जाएगा, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो हेडेक, लाइट हेडेडनेस होगी, और अगर हार्ट को नहीं जाएगा तो इंजाइना हो जाएगा. सारी बात ही इस चीज़ की है कि हमारे RBCs नहीं है जिन्होंने ऑक्सीजन कैरी करना था, इस वजह से पेशेंट्स के अंदर ये सारे साइंस आते हैं. अब हमारे पास टर्म्स आती हैं हीमोग्लोबिन, हिमेटोक्रिट, RBCs, ठीक है. RBC काउंट तो ये हो गया ना कि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर कितने RBCs हैं, ठीक है. और आपके पास हीमोग्लोबिन होती है, आपको पता है जो RBCs होते हैं उनके अंदर एक्चुअली क्या होती है, हीमोग्लोबिन होती है जो कि ऑक्सीजन को कैरी कर रही होती है, ठीक है. तो ये एक्चुअली होता है. और हिमेटोक्रिट क्या होता है एक्चुअली कि आपका अगर फॉर एग्जांपल आपने ब्लड वेसल्स आपने ब्लड लिया, ठीक है, इसके अंदर किसी पेशेंट का, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, नीचे RBC सेटल होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है. उसके ऊपर क्या होता है, हमारे पास WBC जो प्लेटलेट्स की लेयर होती है, ठीक है. तो अब हमारे पास जो RBCs की लेयर होगी ना इस पूरे ब्लड सेल्स में ओवरऑल, वो एक्चुअली हमारा हिमेटोक्रिट होता है, ठीक है. तो ये हमारे पास कुछ इंडिसेस होते हैं जो हमें मेजर करने में हेल्प करते हैं. अब एनीमिया जो है वो हीमोग्लोबिन की मतलब RBCs नहीं होंगे ना, RBCs नहीं बनेंगे सही प्रॉपर. वो क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो नॉर्मल नहीं होगी. अब नॉर्मल हमारे मेल्स के अंदर जो होती है ना हीमोग्लोबिन, वो फीमेल से ज़्यादा होती है, बिकॉज फीमेल्स में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल लॉस हो रहा होता है. तो मेल्स में जो हीमोग्लोबिन का लेवल होता है वो 13 to 17 की रेंज में होता है, 13 to 17.5, ठीक है. 0.5 आगे कर लें, लेकिन 13 to 17 होता है ग्राम पर डेसीलीटर. आपने इसके यूनिट्स याद रखने हैं. तो फीमेल्स के अंदर थोड़ा सा नीचे चले जाएं, 13 से पीछे एक नंबर चले जाएं, और ऑब्वियसली इधर से हम पीछे गए हैं तो इधर से आगे से भी हमें पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है. सो फीमेल्स में नॉर्मली ये होती है अमाउंट, ठीक है, 12.5 to 16. अब होता क्या है कि एनीमिया हम उस चीज़ को कहेंगे जब मेल्स के अंदर 13.5 जो रेंज है उससे कम हीमोग्लोबिन हो जाएगा तो उसको हम एनीमिया कहेंगे इन मेल्स. और अगर फीमेल्स में 12.5 से कम हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे दैट इट इज़ एक्चुअली द एनीमिया इन द फीमेल्स, ठीक है. फिर आता है हमारे पास, अब जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ने लगे हैं, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम. मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, इससे आपको क्या समझ आ रही है, कॉर्पस्कुलर इज एक्चुअली स्टैंड्स फॉर द सेल, ठीक है. और यहाँ पे किस सेल की बात हो रही है, RBC, रेड ब्लड सेल की बात हो रही है. तो मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम मीन्स के आपका जो RBC है उसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है. और इसकी बेस पे हम इसको 3 में कैटेगराइज करते हैं. इट कैन बी माइक्रोसाइटिक, इट कैन बी नॉर्मोसाइटिक, इट कैन बी मैक्रोसाइटिक. माइक्रोसाइटिक मीन्स RBC बहुत छोटू सा है, नॉर्मोसाइटिक मीन्स के नॉर्मल है, नॉर्मल साइज़ का है, और मैक्रोसाइटिक मीन्स के नॉर्मल से बहुत बड़ा है, ठीक है. तो नॉर्मल जो हमारा RBC होता है ना उसमें जो हमारे पास होती है ना वॉल्यूम उसका, वो 80 to 100, ठीक है, 80 to 100 इसकी अमाउंट होती है माइक्रोमीटर, ठीक है, 80 to 100, ठीक है. अब ऑब्वियसली माइक्रोसाइटिक कौन से होंगे RBCs, जो 80 से छोटे हैं, और मैक्रोसाइटिक कौन से होंगे जो 100 से ज़्यादा है, जिनका मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम 100 से ज़्यादा है, ठीक है. तो नॉर्मोसाइटिक रेंज याद कर लें तो माइक्रोसाइटिक और मैक्रोसाइटिक आपको खुद ही समझ आ जाएगी, ठीक हो गया.
अब हम देखते हैं माइक्रोसिटिक एनीमियाज। अभी हमने डिस्कस किया माइक्रोसिटिक में क्या होगा, माइक्रो मीन छोटू सा सेल हो जाएगा, ठीक है। सिटिक मीन सेल, छोटा सा सेल हो जाएगा माइक्रोसिटिक में। बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, अभी हमने देखा कि मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम अगर 80 से कम होगा तो उसको हम माइक्रोसिटिक कहेंगे, ठीक है। और ये माइक्रोसिटिक एनीमियाज क्यों होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया कि जो हमारे पास हीमोग्लोबिन है वो प्रोड्यूस नहीं हो रही, इस वजह से होते हैं माइक्रोसिटिक एनीमियाज, ठीक है। देखिए आपके ब्लड वेजल है, उसके अंदर आपके आरबीसीज हैं, आरबीसीज के ऊपर हीमोग्लोबिन बैठी हुई है और हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को पकड़ा हुआ है, ठीक है, ऑक्सीजन को पकड़ा हुआ है। अब हो क्या रहा है, अब हमारे मेल्स में या फीमेल्स में उनकी जो अमाउंट्स हमने अभी देखी हैं उससे अगर कम हीमोग्लोबिन हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो आरबीसीज होंगे वो छोटू से हो जाएंगे, उनके अंदर हीमोग्लोबिन ही नहीं है तो उनका जो साइज़ होगा वो छोटू सा हो जाएगा, ठीक है। तो यह क्यों होते हैं माइक्रोसिटिक एनीमिया, ड्यू टू डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब वो ये बता रहे हैं कि जब हमारे हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन कम होती है ना तो हमारे जो आरबीसीज होते हैं वो कहाँ से बन के आ रहे होते हैं, कहाँ से बन के आ रहे होते हैं हमारे आरबीसीज, हमारी बोन मैरो से। हमारी बोन मैरो जो होती है वो हमारे आरबीसीज को बना रही होती है, ठीक है। लीनिएज होती है, पहले इतना बड़ा सा आरबीसी होता है, फिर वो छोटू होता 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 नॉर्मल अपनी साइज़ में आता है, ठीक है। नॉर्मल अपनी साइज़ में आता है, जो हमने देखा है कि नॉर्मल साइज़ उसका क्या होता है 80 to 100, ठीक है। अब होता क्या है कि जब हमारे पास उसके अंदर हीमोग्लोबिन ही नहीं है तो हमारी बोन मैरो कहती है किसी ना किसी तरह तो मैंने अपने आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन जो है ना वो थोड़ी सी पूरी करनी है, मेंटेन करने की कोशिश करता है वो हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन ना हमारे आरबीसी को ना रेड करता है, ठीक है। अब जैसे जैसे वो छोटा होता जाता है ना उस वो ज़्यादा रेड होता जाता है, मतलब पहले कम रेड था, फिर उससे कम, उससे ज़्यादा रेड होगा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर फाइनली बहुत ज़्यादा नॉर्मल तो फुल रेड होगा ना। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हीमोग्लोबिन ही नहीं है वो हमारे आरबीसी को रेड ही नहीं होने देगा, तो वो कहेगा मैंने इसको रेड करना है, मैंने इसको प्यारा बनाना है, तो वो एक और डिवीजन करेगा ताकि जो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है वो मेंटेन हो, आरबीसी का जो आरबीसी की जो है वो कलर उसको मिले और इसकी हीमोग्लोबिन पूरी हो, तो वो एक एक्स्ट्रा डिवीजन कर लेते हैं बोन मैरो के अंदर, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा डिवीजन होती है ना ये हमारे पास होती है ड्यू टू मेंटेन द हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो इस वजह से जो हमारे आरबीसीज होते हैं क्योंकि वो एक्स्ट्रा डिवीजन करते हैं तो वो छोटे हो जाते हैं, ये वजह है। अब आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक और याद रखना है कि हमारी जो हीमोग्लोबिन होती है ना उसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, दो पार्ट्स होते हैं, हीम और ग्लोबिन, ठीक है, हीम और ग्लोबिन। अब हीम जो होती है ना उसके फर्दर दो पार्ट्स होते हैं, मतलब हीम दो चीज़ों से मिली होती है, आयरन और प्रोटोपोरफायरिन, ठीक है, प्रोटोपोरफायरिन। अब ये जब आप समझ लेंगे ना तो आपका आगे से ये सारा माइक्रोसिटिक एनीमियाज का जो हलवा है ना या आप जो है ना पहले ही समझ लेंगे कि हलवा क्या था, ठीक है। अब मैंने आपको बताया हीमोग्लोबिन इज़ मेड अप ऑफ हीम एंड ग्लोबिन एंड हीम इज़ मेड अप ऑफ आयरन एंड प्रोटोपोरफायरिन, ठीक है। और जो ग्लोबिन होती है ये तो होती कोई प्रोटीन है, इसके अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं सिंपल, ठीक है, ये तो कोई खास चीज़ नहीं है। अब बात हमने ये करनी है कि हमारी जो है ना ऑन द बेसिस ऑफ के देखें अब हीमोग्लोबिन इन चीज़ों से बनी हुई है। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बंदे के अंदर आयरन ही नहीं है तो उसकी वजह से क्या होगा, हीम ही नहीं बनेगी, हीम नहीं होगी तो हीमोग्लोबिन ही नहीं बनेगी। तो हम कह सकते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी के जो लोग होते हैं उनके अंदर जो है वो एनीमिया होगा। तो ये वाली कौन सी होगी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया होगा, ठीक है। फिर होता है दूसरा एनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज़। एनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज़ की कहानी ये होती है कि क्रोनिक डिज़ीज़ के जो लोग होते हैं फॉर एग्जांपल बहुत देर से हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, इतनी क्रोनिक डिज़ीज़ है, कोई उनको कैंसर है, कोई उनको ऐसी डिज़ीज़ है जो बहुत अरसे से चल रही है, तो उस दौरान क्या होता है उनकी बॉडी के अंदर एक तो बहुत ज़्यादा हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आयरन को यूटिलाइज़ करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो वो एक तो हमारे पास आयरन को यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं, दूसरा उनकी बॉडी में ना वो हेप्सिडिन बहुत ज़्यादा हुआ होता है,
और हेप्सिडिन का रोल आपने हमेशा याद रखना है कि हेप्सिडिन हमारे आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देता। जब वो हमारी आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा ना हेप्सिडिन ठीक है, हेप्सिडिन जो है उसको स्टोर्ड फॉर्म में रखेगा आयरन को, कि तुमने बाहर नहीं आना, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैठे हुए हैं ना ब्लड वेजल के अंदर, वो तुम्हें पकड़ लेंगे आयरन, ठीक है, आयरन तुम्हें पकड़ लेंगे, तुम ना छुपे रहो जाके, स्टोर रहो बॉडी में, ठीक है। तो वो एक्चुअली हमारे पास आयरन को क्या करते हैं, ब्लड वेजल के अंदर नहीं एब्जॉर्ब होने देते हेप्सिडिन जो है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट के अंदर वो आयरन ले भी रहा होता है, लेकिन हेप्सिडिन ज़्यादा होने की वजह से उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है आयरन की। जब एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है तो आयरन इज़ नॉट अवेलेबल टू फॉर्म द हीमोग्लोबिन। कहानी ये होती है आयरन जो हमारे पास क्रोनिक डिजीज़ एनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं, ठीक है। अब प्रोटोपोरफायरिन की क्या कहानी है, प्रोटोपोरफायरिन में बस याद रखना है कि हम अभी देखेंगे आगे, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया करवाता है। अगर प्रोटोपोरफायरिन नहीं होगा ना तो सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया होगा, और अगर ग्लोबिन नहीं होगा ना तो थैलेसीमिया होगा। तो अब ये वाली जो कहानी है इसको जब आपने याद रख लिया ना तो अब आपको समझ आ जाएगी कि जब आयरन नहीं होगा तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा, ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी। अगर एनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज़ होगी तो फिर भी आयरन अवेलेबल नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी, ठीक है। सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया में क्या होगा, प्रोटोपोरफायरिन नहीं होगा जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी और अनीमिया हो जाएगा। और जो हमारे पास थैलेसीमिया है उसमें ग्लोबिन नहीं होगी जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी तो अनीमिया हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये कहानी है सारी। और एनीमिया हो जाएगा तो उसके जो हमने क्लिनिकल फीचर्स पढ़े हैं वो सारे आना शुरू हो जाएंगे। हमारे लंग्स को नहीं ऑक्सीजन मिलेगी, हमारी हार्ट को नहीं मिलेगी, हमारी ब्रेन को नहीं मिलेगी, हमारी बॉडी के टिश्यूज़ को नहीं मिलेगी, पेशेंट फटीग में चला जाएगा, वीक हो जाएगा, उसके सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे, वो पेल हो जाएगा, उसकी कंजक्टिवा, उसकी स्किन पेल हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन कैरी करने की, जिसने ऑक्सीजन कैरी करनी थी हीमोग्लोबिन ने, वही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट से हम बाकी देखेंगे। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया किस वजह से होगा, आयरन नहीं होगा, अभी बात किया, आयरन नहीं होगा तो हीम नहीं बनेगी तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी तो अनीमिया हो जाएगा। कौन सा वाला, माइक्रोसिस। अब ये देखिए मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अनीमिया है ये, ठीक है। और देखें इतना मोस्ट कॉमन है बिकॉज लैक ऑफ आयरन जो है ना वो मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। और ये हमारी जो पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन की जो 1/3 पॉपुलेशन है ना उनको ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। तो ये आपके एमसीक्यूज़ में आ सकता है। पिथोमा तो मैं कहती हूँ फुल ऑफ एमसीक्यूज़ है ना, मतलब इसमें तो आपके हर पॉइंट एमसीक्यू हो सकता है। अच्छा, आयरन जो है वो हमारे पास जो है वो दो फॉर्म्स में होती है, हीम होती है और नॉन हीम होती है। हीम जो होती है ना वो हमारे जो एनिमल आयरन होता है ना, एनिमल मीट जो होता है उससे आती है। और नॉन हीम जो होती है ना वो हमारे वेजिटेबल से आती है, मतलब प्लांट्स से, हम जो प्लांट्स खाते हैं ना उनसे आती है, ठीक है। अब होता क्या है कि जो हीम होती है ना, हीम फॉर्म, वो आयरन की अच्छी एब्जॉर्ब होती है। ये फॉर एग्जांपल आपका एंटीरोसाइट है, ठीक है, और इधर बना लेते हैं अपनी ब्लड वेसल, ठीक है। तो ये आपकी जो है वो गट है, ठीक है, ये गट है और ये ब्लड वेसल है इधर, ठीक है। अब देखें हमारी जो आयरन होती है ना, आयरन, ठीक है, उसकी बात करते हैं, वो हीम फॉर्म में होती है, नॉन हीम फॉर्म में होती है। ये हमने खाई, हमारी गट के अंदर जो है वो हीम भी है और नॉन हीम भी है, ठीक है। अब जो हीम है मैंने आपको बताया वो मीट ड्राइव्ड है और जो नॉन हीम है वो वेजिटेबल ड्राइव्ड है, ठीक है। और ये कौन सा इंटीरोसाइट है, ये ड्यूडिनम का पार्ट है, जो स्टमक के बाद ड्यूडिनम स्टार्ट होता है वहाँ पे। अब होता क्या है कि जो हीम होते हैं ना और नॉन हीम होते हैं वो इस ट्रांसपोर्टर से अंदर आ जाते हैं एंटीरोसाइट में। और नॉन हीम का जो ट्रांसपोर्टर लिखा हुआ है वो है DMT1 ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है। और जो हीम होती है फॉर्म वो ज़्यादा अच्छी एब्जॉर्ब होती है, मोर रेडिली एब्जॉर्ब होती है, इसलिए हमें आयरन जो है वो मीट की फॉर्म में ज़्यादा लेना चाहिए, ठीक है। जो लोग सिर्फ नॉन हीम आयरन लेते हैं ना, वेजिटेबल ड्राइव्ड आयरन, उनकी डिमांड इतनी अच्छी पूरी नहीं होती, उनको मीट भी लेना चाहिए, गोश्त भी खाना चाहिए, ठीक है। अब जब उन्होंने ब्लड में जाना है ना, ब्लड में, तो यहाँ से अब ब्लड में जाना है आयरन ने, तो यहाँ पे जो हमारे पास ट्रांसपोर्टर होता है वो होता है फीरोपोर्टिन, ठीक है, फीरोपोर्टिन, ठीक है, वो उसको ब्लड में लेके जाता है आयरन को। अब जब आयरन ब्लड में आ जाती है तो उधर बैठी होती है हमारी ट्रांसफेरिन प्रोटीन कहती है आओ आयरन मैं तुम्हें लेके जाऊँ तुम्हारी जो है ना जगह पर।
कहाँ पे लेके जाएगा? हमारे लीवर में, हमारे लीवर में, हमारी बोन मैरो में, ठीक है, हमारे मैक्रोफेजेस में, और हमारे लिवर में जाके आयरन स्टोर हो जाएगी, मैक्रोफेजेस में जाके हमारी ब्लड वेसल्स में जाके आयरन स्टोर हो जाएगी, ठीक है, सॉरी ब्लड वेसल्स कह रही हूँ, बोन मैरो में जाके आयरन स्टोर हो जाएगी। और जो आयरन की स्टोरेज फॉर्म होती है वो फेरेटिन होती है, ठीक है, वहाँ पे स्टोर हो जाती है ताकि आयरन जो है वो फ्री रेडिकल्स ना फॉर्म करे। अब जब हमारे पास जो है वो फ्री रेडिकल्स आयरन नहीं बनाएगी इस तरह, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है इसका कि हीम और नॉन हीम हमारी गट से आए, एंटीरोसाइट में आए, ट्रांसपोर्टर से, फिर वो प्रोटीन उसको जो है वो ब्लड में लेके गए, ब्लड में हमारी ट्रांसफेरिन प्रोटीन थी, उसने पकड़ के उसको ले गए, जाके स्टोर कर दिया फेरेटिन की फॉर्म में, ठीक है। ये सारी कहानियाँ आयरन की एब्जॉर्प्शन की, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट से करते हैं।